नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के 24 अरकान और पीटीआई के 7 या 8 अरकान थे। इसके बावजूद जो पीडीएम है उसके 7-8 अरकान थे, जबकि पीटीआई के 24 रुकन असम्बली थे। तो इसके बावजूद जो 33 रुकनी असम्बली थी गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे वफाकी हुकूमत नकब लगाने में कामयाब हो गई है और वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करके जो पीटीआई मुखालफ हुकूमत थी वो कायम कर दी गई है। इसका मुकम्मल आवाज़ पेश करते हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ लाई हैं, अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया था और कहा था कि इनके ऊपर मज़ीद कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद हुकूमत ने उन्हें रिहा नहीं किया, बल्कि उनको 1 माह के लिए मज़ीद नज़रबंद कर दिया गया। तो ये क्या सूरत बनी, इसका हवाला भी पेश करते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद अदालत में इमरान खान के ऊपर कायम मुकदमात और उनकी तफसील ये भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। तो हम पहला जो हमारा है उसके ऊपर बात करते हैं। आजी गुलबर खान ये पीटीआई के वहाँ पे एक रहनुमा थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को यानी कि उनकी जाली डिग्री की बुनियाद पर उनको हटा दिया गया है, तो वहाँ पे इलेक्शन के सिलसिले में फिर जब शुरू हुई तो ऐसा किया गया कि वहाँ के जो आईजी थे सबसे पहले उनको तब्दील किया गया। वफाकी हुकूमत ने एक ऐसे आईजी को वहाँ पर तैनात किया गया जो कि पीटीआई मुखालफ था, और उसने हर राह हमवार कर दी कि किस तरह पीटीआई के 24 अरकान होने के बावजूद उनको हुकूमत बनाने का मौका ना दिया जाए। लिहाजा इसके बाद 5 तारीख़ को 5 जुलाई को वहाँ पे इलेक्शन होना थे, लेकिन वहाँ पे ये पोजीशन बनी कि मुस्लिम लीग नून के 3 रुकन असम्बली थे, 4 रुकन असम्बली ये थे पीपल्स पार्टी के, और जमीयत उलमा इस्लाम का 1 रुकन था। तो ये टोटल 8 जो हैं वो वहाँ पर बनते हैं रुकन जो पीडीएम के या पीटीआई मुखालिफ इत्तेहाद के थे। अब उन्होंने ये किया कि 4 अफराद जो पीटीआई के थे उनको मिला के उन्होंने एक मुखालिफ यानी कि वो फॉरवर्ड ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से अगर वो 4 लोग भी पीडीएम के साथ मिल जाएं तो भी वहाँ इनकी 12 सीटें बनती हैं, और इसके मुकाबले में 21 सीटें बच जाती हैं जो कि पीटीआई की हैं। लिहाजा वहाँ पर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया, और अब उसके बाद फिर जो दोबारा यहाँ पे इलेक्शन का जो डेट अनाउंस की गई, और अब जब इलेक्शन की वहाँ पे डेट अनाउंस की गई है तो वहाँ पे फॉरवर्ड ग्रुप में तकरीबन 7 अरकान हैं तकरीबन, क्योंकि 8 रुकन तो पीडीएम के पहले ही थे, तो 9 रुकन जो हैं वो पीटीआई के तोड़कर उनका एक फॉरवर्ड ग्रुप बना दिया गया। और इस तरह से वहाँ इलेक्शन के दिन फिर ये हुआ कि 8 अरकान पीडीएम के थे, 9 अरकान जो है वो मिला के 11 अरकान पीटीआई के मिलाकर 19 वोट जो हैं वो पीडीएम की हुकूमत अपोजिशन लेने में कामयाब होगी। इस तरह वहाँ उन पर कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ उनकी हुकूमत कायम हो गई है, जबकि उनके मुखालफ जो हैं ज़ाहिर है फिर वो पीटीआई के जब 11 रुकन निकल गए तो बाकी ज़ाहिर है उनके पास फिर 15 के करीब उनके जो रह गए, तो वो से वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। बहरहाल इन तमाम हरबों के ज़रिए जीबी असम्बली को तब्दील कर दिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले इस्लामाबाद की जो ये आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी वहाँ पर भी ऐसे ही किया गया, उनके वज़ीर आला को नाअहल करके, तो इसके बावजूद वहाँ पर पीटीआई की
काफ़ी यानी कि बड़ी यानी कि वहाँ पर अक्सरियत थी, लेकिन वफाकी हुकूमत के हथकंडे इस्तेमाल करके, ख़रीदो फरोख्त करके, बोरियों के नोटों के मुंह खोल कर तो उन्होंने रज के वहाँ पर कोशिश की, और इस तरह से वो वहाँ पर भी PTI की हुकूमत ख़त्म करने में कामयाब हो गए। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही किया गया है, और वहाँ पर भी PTI की हुकूमत ख़त्म करने में वफाकी हुकूमत कामयाब हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दो खित्ते पाकिस्तान के इंतहाई हसास तरीन इलाके हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है वो एक मुतनाज़ इलाका, अभी उसका फ़ैसला होना है। GB जो इलाका है वो भी पाकिस्तान का सूबा बन चुका है, लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने भी जो मकबूजा कश्मीर था उसको अपना जुज़वे लानिफिक बना दिया है, अपना एक इंटीग्रल पार्ट उसको करार दे दिया कि हमारा ये लाजमी जुज़व है, हमारा हिस्सा है, और उन्होंने जो बैनुल अक़वामी करार जाती थी उनको उठाकर परे फेंक दिया है। इन कार्रवाइयों के नतीजे में फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक जग हमसाई हुई है, और हिंदुस्तान जो है उनको ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया है कि देखो जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो उन्होंने अपने भरपूर यानी कि हर जगह, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, हर जगह उन्होंने इसका प्रोपेगेंडा किया, देखो जी पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। तो हमें बाहर सूरत ऐसी किसी भी सूरत हाल से जो हसास तरीन इलाके हैं उनको दूर रहना चाहिए था। बाहर सूरत हुकूमत वहाँ जो वफाकी हुकूमत है वहाँ अपनी हुकूमतें कायम करने में कामयाब हो गई, अपनी हमायत की हुकूमतें कायम करने में कामयाब हो चुकी है। तो इसके बावजूद जो है ये दोनों इलाके दफाई नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम और हसास तरीन इलाके हैं, जहाँ हुकूमतों की गैर आइनी तरीके से तब्दीली पाकिस्तान के लिए शायद बड़े मसाइल भी पैदा कर सकती है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब के बारे में अदालत का हुक्म था कि इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर उनको ज़मानत पर रिहा क्या करना था। कुछ हालात ऐसे थे कि उन्होंने उसको 3 MPO के तहत एक माह के लिए, पहले ये 14 दिन की मुद्दत थी, अब 1 माह की मुद्दत होगी, तो उन्हें 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया है। उन्हें हालांकि अदालत ने ये हुक्म दिया था कि उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, किसी नए या खुफिया मुकदमे में अब उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, जबकि ये आर्डर भी जारी हो चुके थे। लेकिन हुकूमत ने अपनी मनमानी करते हुए परवेज़ इलाही साहब को रिहा नहीं किया, बल्कि 3 MPO के तहत यानी अंदेशा नुक्स अमन। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को अगर रिहा कर दिया गया तो ये इस कदर असर रसूख रखता है कि हुकूमत के लिए लॉ एंड आर्डर का मसला पैदा कर सकता है। ये प्ली लेकर 3 MPO 3 मेंटेनेंस पब्लिक आर्डर के तहत परवेज़ इलाही साहब को एक तो रिहा नहीं किया गया, दूसरे इन्हें 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। पहले नज़रबंदी की ये मुद्दत 14 दिन होती थी, अब ये मुद्दत उन्होंने हुकूमत ने 30 दिन कर दी है। अब कानून में ये तरमीम के बाद 1 माह हो गई है, लिहाजा परवेज़ इलाही साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं को 1 माह के लिए पुलिस ने मज़ीद नज़रबंद कर दिया गया है। इसके अलावा आज़ादी इजहार राय की पाकिस्तान में क्या पोजीशन है। पाकिस्तान में सहाफ़ती पाबंदियाँ, अखबारी पाबंदियाँ, मीडिया पर पाबंदियाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियाँ, और ये किस कदर इसका बुरे हालात हैं, इसका एक हमारे पास सबूत सामने आ गया है कि गवर्नर हाउस में एक मीटिंग थी जिसमें ये जो आज़म चौधरी साहब है, ये प्रेस क्लब लाहौर शिमला पहाड़ी में जो है वहाँ पर ये सदर भी है, उसके सदर भी हैं। इसके अलावा इन्हें मई में हुकूमत की तरफ से ऑफ़र आई थी कि आप एक प्रोग्राम हम PTV पर शुरू कर रहे हैं बाखबर के नाम से। आप उसमें 4 अफराद का पैनल होता है, उसमें एक जो एनालिस्ट है उसको तौर पर आपको हम शामिल करना चाहते हैं, और हर प्रोग्राम में हर अपीयरेंस में आपको 18,000 रुपये पे किए जाएंगे। तो इस तरह से उनसे रब्ता किया गया।
आज़म चौधरी साहब उन्होंने अपनी विलिंग दे दी, लिहाजा उनको ये नौकरी दे दी गई। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई मीडिया का कोई प्रोग्राम होता था या हुकूमती कोई प्रोग्राम होता था तो वहाँ पर भी उनको बुला लिया जाता था और मुआवजा उसी तरह, यानी कि फ़ी अपीयरेंस 18,000 रुपये उनका दे था। तो वो जब उन्हें गवर्नर हाउस में मीटिंग थी, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर ख़िताब करना था, तो उस ख़िताब के दौरान आज़म चौधरी साहब ने मुतअद्दिद मरतबा 4-5 मरतबा हाथ खड़ा किया कि मुझे सवाल करना है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया और बिलाखिर वो अपनी सीट पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जनाब वज़ीर आज़म साहब मुझे सवाल करना है। तो माइक कहीं और जा रहा था, लेकिन वज़ीर आज़म के कहने पर वो माइक फिर उनकी तरफ बढ़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान में जो इस तरह सहाफ़ती और सियासी जो ख़ुसूसन जो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, इसकी पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की मिसाल है। तो क्या ये जो पाबंदियाँ कभी ख़त्म हुई होंगी या कब ख़त्म हो सकती हैं? ये सवाल वज़ीर आज़म के लिए बड़ा इम्बैलेंसिंग किस्म का था। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस सवाल का। ताहम उन्होंने कहा कि मैं किसी पाबंदियों के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन इसका जवाब मरियम औरंगज़ेब देंगी। तो मरियम औरंगज़ेब ने भी अपने तौर पर कहा कि इस तरह से हम जो है वो इनको जानते हैं, आज़म चौधरी साहब को। तो उन्होंने बार सूरत अपने तौर पर संभालने की कोशिश की बार, लेकिन इसका कोई किसी के पास भी मुकम्मल जवाब नहीं था। अलबत्ता ये हुआ कि उनको फिर उसी वक्त तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद या 15-20 मिनट के बाद यूँ ही वज़ीर आज़म साहब की तकरीर ख़त्म हुई, उन्हें ये कन्वे कर दिया गया था कि अब आपको नौकरी से बरतरफ किया जाता है। इस तरह से ये ईद के दूसरे दिन की बात है कि वो जनाब जब वो छुट्टियाँ की उनकी तो वापस आए जब, तो उनको उनके साथ फिर रवैया ये इख्तियार किया गया कि PTV के ऊपर भी उन्हें हाज़िरी का मौका नहीं दिया गया और बिलाखिर उन्हें कहा गया कि आपको हम नौकरी से हटा रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान में जो मीडिया पर आज़ादी है, वहाँ एक बंदे की आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, इमरान खान की ख़बर आप नहीं चला सकते, उसके बारे में कोई टिकर आप नहीं चला सकते, उसकी आप तकरीर नहीं चला सकते, उसकी कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई ख़िताब हो, आप उसको नहीं दिखा सकते। मुकम्मल तौर पर PTI के चेयरमैन की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, यानी कि केबल के ऊपर या PTV के ऊपर या इस तरह से जो हुकूमती असर और सुख जिन इदारों पर है या जिन मीडिया हाउसेस पर है, उनके लिए सख्ती से ये कह दिया गया है कि तमाम मीडिया हाउसेस जो हैं ये अपने चैनल पर इमरान खान के हवाले से उनकी कोई चीज़ भी जो है उसको नहीं दिखा सकते। तो इसके बावजूद वहाँ पे जो PTI के ऊपर जो क्रैक डाउन किया गया है, इस क्रैक डाउन के बाद उनके तकरीबन 200 अरकान असम्बली जो है वो MNA हों या MPA हों, तो उनके जो 200 के करीब अरकान असम्बली साहब का जो थे वो PTI को छोड़ के जा चुके हैं। इसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उनके स्टेमिने का ये हाल है कि उनकी किसी बात से भी मायूसी ज़ाहिर नहीं होती और ये सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आने वाला वक्त गो के PTI को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया है, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो PTI को किसी तरह माइनस नहीं कर सकते। उन्होंने एक ग्रुप बना दिया है कि अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए तो वो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने ग्रुप को कहा कि आप फिर इसकी क़यादत करेंगे PTI की। तो इस तरह से वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हर रोज़ एक सोशल मीडिया के ऊपर तो हुकूमत पाबंदियाँ नहीं लगा सकती, लिहाजा वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हर तरीके से उन्होंने अपना एक चैनल भी बना लिया है। और हैरत की बात यह है कि टिकटॉक का भी उन्होंने चैनल बना लिया है और टिकटॉक का चैनल जो है वो 24 घंटे में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो इस तरह से एक बंदा
یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک بندہ فیم ہے، ایک دنیا میں مشہور ہے، اس کے اوپر اس کے خلاف کارروائی کرنا یقیناً حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت جو ہے عمران خان کو گرفتار کرنا نہیں چاہتی، حکومت چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسے گرفتار کرے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بین الاقوامی شخص ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو اس کے رزلٹ کوئی بہت برے بھی ہو سکتے ہیں، لہذا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ حکومت گرفتار کرے، حکومت کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا رینجرز جو ہیں وہ عمران خان کو گرفتار کرے، لیکن یہ بات جو ہے یہ لگتا ہے کہ ان کو شاید اس پرسپیکٹیو میں گرفتار ہی نہ کیا جائے، اور اگر انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر تو اس نے سیاست کی دنیا میں ایک تباہی مچا کے رکھ دینی ہے، تہلکہ مچا کے رکھ دینا ہے، اور پھر یقیناً پی ٹی آئی 80% ووٹ پکے ہیں اس کے۔ تو اس کے باوجود کہ اس قدر تباہی بربادی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن ادھر دیکھیں تو آپ پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ ایک بڑا دھڑا ہے کے پی کے اندر، اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑے بڑے لیڈر انہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ان کے جو پرسنل سیکرٹری تھے ان کے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے جو سیکرٹری تھے اعظم صاحب ہیں، تو ان کو بھی حالانکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بہت سارے سکم ہیں کہ کسی ادارے نے یہ قبول نہیں کیا کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اب ان کا ایک بیان ایک میڈیا چینل سے جو ہے وہ نشر ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا والوں کے پاس وہ بیان کہاں سے آیا، جبکہ تمام ادارے، تمام سیکیورٹی ادارے، پولیس ہے اس میں، رینجرز ہیں اس میں، تمام جو دوسرے سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ کوئی بھی کلیم نہیں کر رہا کہ ہم نے اعظم خان کو گرفتار کیا ہے یا ہمارے پاس ہے، لیکن اب ان کا ایک بیان آ گیا ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر یہی بات کہہ دیں جو انہوں نے میڈیا میں بیان کی ہے کہ اس طرح سے عمران خان جو ہے وہ ملوث ہیں، تو اگر وہ میرے سامنے یہ بات کہہ دیں تو پھر میں بات مانوں گا ان کی، پھر میں اس کے بارے میں کوئی کروں گا، لیکن میں ان کی اس طرح سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر نہیں کیا۔ حالانکہ جو 164 کا بیان ہوتا ہے، بیان حلفی ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بیان جو ہے کسی مجسٹریٹ، کم از کم کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں ریکارڈ کیا جائے۔ تو جب تک مجسٹریٹ یا تفصیلات جب تک نہیں آ سکتی، اب پہلے تو یہ پتہ چلے گا کہ کس ادارے کے پاس تھے لیکن اس نے اون نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ اب وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے دیکھا جائے گا کہ اب وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں وہ دی گئی ہے یا ویسے ہی کسی چینل نے اس کو ریکارڈ کر کے تو نشر کر دیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہیں جو کہ بالکل اتنا مسئلہ نہیں بنے گا عمران خان صاحب کے لیے۔ تو بہرحال جی صورتحال یہ ہے، اور آنے والے اب میرے خیال کو 18-20 دن رہ گئے ہیں جو موجودہ حکومت کے، 12 اگست سے پہلے یا 12 اگست تک انہیں حکومت کو اپنی یہ جو حکومت ہے اس کی مدت پوری ہو جانی ہے۔ اس کے بعد نگران حکومت آئے گی تو یقیناً وہ اس قدر انتقام سے بھرپور، دشمنی سے بھرپور اور ایک جو پرخاش ہوتی ہے اس سے بھرپور عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں نہیں کر سکے گی۔ پنجاب حکومت بھی اب بہت بڑے دباؤ میں ہے وفاقی حکومت کے، اس لیے اس کی کارروائیاں بھی تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، لہذا تمام صوبوں میں عمران خان صاحب کے اوپر جو اس طرح سے ایک کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا کچھ دباؤ کم ہو جائے گا۔ پھر یقیناً جب سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی تو عمران خان صاحب کو بھی موقع ملے گا، اور عمران خان صاحب کا پہلا جلسہ جو ہے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دینا ہے کہ ان کی ایک کال کے اوپر مینار پاکستان جو ہے وہ بڑھنے، وہ اس سے زیادہ بندے ہو جاتے ہیں، اور اتنا کوئی ساری دنیا بھی رل جائے نا تو اتنا بڑا جلسہ عمران خان کے برابر نہیں کر سکتی اس وقت پاکستان میں وہ پوزیشن ہے۔ تو بہر صورت ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان میں اچھا وقت لائے، یہاں پہ سکون لائے، امن لائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ صوفی ارشد محمود چشتی
آپ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔